जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तार साहब, एक बहुत अहम मल्टीलैटरल फोरम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई, तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर। और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक और दूसरा, बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है, और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये, बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है, ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। आपकी क्या असेसमेंट है बिलावल के विजिट के हवाले से, और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से सर? चीमा साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां जा 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी। लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे। और इट मीन्स के वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया। वहां बड़े मिच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं, डिसाई साहब, सर डिसाई, और उनको दिया, और उस पर भी बड़ी हीटेड वहां पे बातें हुई हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। देखें, बड़ा जिस तरीके से नोट किया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज और सारा कुछ, उसमें दे वर वेरी स्टिफ। जब उसमें फोटो आपके लिए सामने गया, ये क्वेश्चन बल्कि उस इंटरव्यू में भी किया गया, और उसमें भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ फॉर पब्लिक देयर वाज नो हैंडशेक, but later on I had a handshake and I had a talk with डॉक्टर जयशंकर। अब मैं जो हाईलाइट्स हैं उसमें से, डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म। और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो की इसमें चीजें थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद, मेरी फैमिली जो है वो टेररिज्म का शिकार है। इनकी वालदा जो शहीद हुई थी टेररिज्म में, इसलिए उन्होंने उसमें कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो भी मरता है, चाहे वो भारत में मरता है, तो मुझे उसका अफसोस होता है। हीटेड आर्गूमेंट में उस इंटरव्यू में खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे बड़े सख्त सवाल किए गए, और टेररिज्म के हवाले से। और उन्होंने कहा कि आपको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो उन्होंने कुलभूषण यादव की का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो साहब ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का, उन्होंने कहा कि वहां पे लोगों को रहा कर दिया गया है, उनके ऊपर केसेस, उनको जस्टिस नहीं मिला मरने वालों को। और दूसरी तरफ से मुंबई अटैक्स की बातें हुई, कसाब की बातें हुई। तो कसाब के केस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप विटनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए केस जस्टिफाई नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक क्वेश्चन जब वापस आए हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनसे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पिछले माजी की शिकायतें करते रहेंगे तो हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किस तरह जाएंगे। और आज ये वाकई बात की है कि हम फॉरवर्ड किस तरह चलेंगे। और एक मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है इस सारे इस ट्रिप के बाद, वो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है?
क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? इस वक्त हर फर्द वाहिद की जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है। बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब ने भी अगले दिन फरमाया है कि वो बाजवा साहब इनके सामने इस तरह जिक्र करते रहे, who was not an ordinary person, he was an army chief। तो इस वक्त सर्कमस्टांसेस में माजी के अंदर देखा जाए तो जो एक पाकिस्तान में दोनों साइडों पे मैं समझता हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान, दोनों साइडों पे पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप को इसका पॉलिटिकल फायदा लिया जाता था, हमेशा, आज भी लिया जाता है। बल्कि बिलावल भुट्टो ने कहा है इस बात का कि इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई हादसा भारत के अंदर होता है। उन्होंने अपने डाउट्स जो हैं वो बताए इसमें। अब इस साइड पे मैंने आपको शायद बड़ी दफा बताया कि डिफेंस के बजट को रखने के लिए कि हम नहीं होंगे तो भारत आ जाएगा। अब वो टैंकों को जंग लग चुका है, हालांकि मैं उसको डिनाई करता हूँ। जंगें 4 की हैं शुरू, हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा। लेकिन 4 जंगें चारों आपने खुद शुरू की हैं, अग्रेसर तो आप हैं, मेरा मकसद उन्होंने तो जंग नहीं शुरू की है। तो इसमें अब इन चीजों से आगे किस तरह जाना होगा, इन चीजों को देखें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो फ्रंट देखते हैं, फ्रंट स्क्रीन से देखते हैं, पिछले मिरर से देखकर आप गाड़ी नहीं चला पाते। तो इस वक्त अगर देखा जाए डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें और बिलावल भुट्टो की बातें, दोनों से यही रिफ्लेक्ट होता था कि बोथ आर नॉट, दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन बट दे आर नॉट प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड इवन इन अ सिंगल स्टेप। काफी देखा जाए तो इस रीजन में कई चीजें नई हो रही हैं इस वक्त। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कल 2-3 दिन पहले नेटो ने जापान के अंदर अपना ऑफिस खोला है। फिर फिलिपीन के अंदर इस वक्त अमेरिकन दे आर डूइंग देयर नेवल एक्सरसाइजेस। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन वॉर जो है पीक पर जा चुकी है, इस वक्त कीव के ऊपर मुसलसल अटैक हो रहे हैं जिनकी तस्वीर भी आ रही हैं, और पुतिन दूसरी साइड पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका इज इन्वॉल्व ऑन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन देम थ्रू द यूक्रेनियन। टोनी बिल्कन ने कहा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट एंड हम we are not telling Ukraine how to fight their war, लेकिन टेंशन इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें भारत क्योंकि इज राइजिंग एज अ रीजनल पावर, और दूसरा भारत का इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिका मैटर फैक्ट। सो इस इम्पैक्ट्स में और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है। लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ, चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का। मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियंस, इंडियन डायस्पोरा, और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, चाइना का। उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपके चीफ जो है वो उनको काफी एश्योरेंसेस देकर आए हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप हम पे एतमाद करें, आप आए दोबारा, पैसे लगाएं। उन्होंने आपको 58 बिलियन का एक लॉलीपॉप दिखाया, अभी दिया नहीं है, दिखाया है। और अगर उस पर हमारी कई बैंक बाद में तो शॉपिंग करनी शुरू कर दी होगी कि वो बड़ा पैसा आ रहा है, लंदन में जाएगा। लेकिन एक आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है अंधेरा ही अंधेरा है। कोई फर्द वाहिद नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके।
हमारे आर्मी चीफ वहां गए थे, लेकिन आर्मी के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी काफी सफाई की जरूरत है। पता नहीं वो कर पाते हैं कि नहीं, वरना पैसे जहां से भी आएंगे वो फौरन लीक होकर लंदन और दुबई चले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप जिन क्राइसिस, जिस जगह पे खड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि आपका जो पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। ये यही अलमिया है सबसे बड़ा। तो अब वो किस तरह जाते हैं, आपकी जुडिशरी देख लें। आपके बंदयाल साहब एक पतली गली के अंदर फंस चुके हैं आकर, कल उन्होंने क्या करना है। अब और मैं एक आखिरी बात इस पे ऐड करना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट की, व्हाट इज द सिचुएशन। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने काला चश्मा पहनकर व्हील चेयर पर बैठ के जो उन्होंने कौम से खिताब किया है, तो उन्होंने कहा है कि सैटरडे वाले दिन निकलकर बाहर चीफ साहब को सपोर्ट दिखाएं ताकि वो पाकिस्तान का जो है आखिरी, वो जो है लास्ट अपना फैसला कर सके। अब वो बताना चाहूंगा कि वो हफ्ते वाला दिन मगरब का क्यों पिक किया गया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। एक तो किसी निजूमी ने उन्हें कहा है कि वो हफ्ते वाला दिन जो है, और वो टाइमिंग मगरब से घंटा डेढ़ पहले, वो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। उस दिन आपको जो कुछ भी होगा आपके हक में जाएगा, क्योंकि खान साहब हमेशा कौम के फैसले जो हैं वो इसी तरह करते हैं, किसी से पूछ के कि किस वक्त अटैक करना चाहिए, किस वक्त नहीं। जिस तरह आपको याद होगा जब आते थे इधर से फॉरेन इन्वेडर, तो उस वक्त जो हमारे यहाँ लोकल हिंदू फौजें होती थी, उनको बताया जाता था कि तुम्हारी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए कौन सा टाइम तुम्हारे लिए फिजिबल है। तो अफसोस के साथ खान साहब भी सारे फैसले उसी तरह करते हैं कि किसी से तलाक दिलवा कर किसी से शादी कर ली जाए तो वजीर आजम बन सकते हैं, 1.5 मन मुर्गियां जला दी जाए तो आपको ये हो जाएगा, और बंदा पहाड़ों से उतरेगा तो ये हो जाएगा, समुद्र क्रॉस नहीं करना, जनाजे में नहीं जाना, एन के साथ किसी को चीफ मिनिस्टर बना देना है। तो फिर ये एक तो किसी ने उनको ये बताया कि सैटरडे वाले दिन आप जो करेंगे वो, वरना तो यहूदियों का दिन है सैटरडे, सैबत होता है उस दिन। लेकिन खान साहब भी पता नहीं क्या बात है, इंप्रेस है शायद उनसे। दूसरी वजह ये है, खान साहब का सबसे बड़ी वजह जो है उस दिन लोगों को बाहर निकालने की, कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ गए, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आ गए। खान साहब उनको भी दिखाना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान कितना इनस्टेबल है, पाकिस्तान के हालात क्या है, असली लितरो लितरीन है, ये बताना चाहते हैं। चाइनीज को और अफगानियों को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में दोबारा ना आना, हम यहाँ एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, दिस कंट्री इज नॉट फिजिबल टू डू एनी बिजनेस। क्योंकि खान साहब की नजरें जो हैं वो तख्ते इस्लामाबाद पर हैं, तो वो अगर सोचते तो आगे पीछे कर लेते कि चीन चाइना का वजीर आजम चला जाता तो अच्छा था। पहले भी जब पिछली दफा कुछ आने, जब ये कंटेनर पे थे, तो इन्होंने कोई मर्सी शो नहीं की थी मुल्क के लिए। लेकिन दुख की बात है कि वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, आपको जिहाद करना है, आप पैदा हुए हैं जिहाद करने के लिए। पाकिस्तान कहते हैं, मुझे बताया जाता था चीमा साहब दो चीजें, कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है, ये टूट नहीं सकता। लेकिन 71 में उसके टुकड़े दो हो गए। आज भी कहते हैं इस्लाम पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस्लाम का किला है, कहते हैं ये खत्म नहीं हो सकता, हालांकि 2 टुकड़े उसको हो चुके हैं। तो देखें फिर ये इस तरह की बातें करने से क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को ये थी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का पर्सपेक्टिव एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जब तक इंडिया 370 के को रिव्यू ना करे हम बात नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा, और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या इस यही पाकिस्तान की डिज़ायर है कि हम, बिलावल ने क्या ये मौका ज़ाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी ज़ाया किया है, और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो जब तक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो आज़ाद नहीं है, वो कोई बात आज़ादी वाली नहीं कर सकते। तो एक 70 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो या 36 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो, आपको लगता है कि बिलावल भी उतने ही कैद थे, या क्या आप समझते हैं कि
ये उन्होंने जो बात की है ये जस्टिफाइड है बिलावल साहब ने जो टफ स्टांस लिए हैं जी? मेरी सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती कि बिलावल भुट्टो साहब डिक्टेशन लेकर गए थे और उसी के उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने पीपल्स पार्टी का उन्होंने बताया, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग बताने की कोशिश की है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, बल्कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा आपने आज तक मुझे किसी टेररिस्ट के साथ बैठे देखा है? मेरी पार्टी को आज तक आपने कभी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते देखा है? उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सफाइयां पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश नहीं कर सके क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज पे ग्रेड। वो मेरे ख्याल में वो फॉरन जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके इट इज बियॉन्ड हिज पे। सारी ये चीजें डिस्कस करनी, कश्मीर के बारे में, भारत के साथ हालात, बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, डिसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है। उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत दूर की बात है। ये वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना खेल, उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो चलाया, एजेंसियां चला रही हैं इस वक्त। ये जो जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, कल इमरान रियाज ने वो अरशद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के अंदर जो थी, उसमें बड़ी उन्होंने तकरीर की है। उनकी एक बात मुझे उसमें से बड़ी अच्छी लगी, ये बात वो हकीकत है। उन्होंने कहा सियासतदानों को तो ब्लेम किस तरह करोगे, ये तो खुद मजलूम है। वो कहते हैं नून लीग वाले जो कई मिनिस्टर तो मुझसे पूछते हैं, कई के पाकिस्तान च रही है कि चले जाइए, तो साडा की फ्यूचर है, असी अज जाना कि कल जाना है। तो वो उन्होंने भी ये कही बात। अब ये ढकी छुपी बातें कोई नहीं है कि कौन चला रहा है पाकिस्तान। मैं खुद आपको मुसलसल कहता हूं कि ये सारे सियासतदान जो है सारे हाइब्रिड हैं, बच्चे हैं उन्होंने, अब बच्चे जवान हो चुके हैं। कई बच्चे ठीक होते हैं, कई खराब होते हैं, कई अगो प्यो अखा कड्ढण लग पैंदे। देखो ना, हुण खान साहब ने बच्चे ते उन्हां दे ना, हुण वड्डे होके ते अखा कड्ढण लग पैण, कहंदे ने डैडी तू मेरे फलाने दिहाड़े चंड मारी सी, डैडी तू फलाने दिहाड़े, बाजवा साहब आपने कहा था असम्बलियां तोड़ दे, मैंने तोड़ दी थी, बाजवा साहब आपने मुझे, हर चीज तो उन पे फेंक रहा है वो। तो ये ऑन क्यों नहीं करते? अब मुझे आज आपसे सवाल करता हूं, आप बिलावल भुट्टो को मैं 1 मिनट के लिए साइड पे रखें। अमीरुल मोमिनीन ने आज हमारे ने कहा, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। पहले वो कहते थे मैंने 4 लोगों का नाम रिकॉर्ड करके रख दिया, मुझे कुछ हुआ तो वो 4 लोग मुझे मारे। फिर उन्होंने कहते रहे कि जरदारी मुझे मरवाने लगा, पैसे दे दिए। आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पहले भी 2 अटैक मुझ पर डर्टी हैरी ने किए थे, आगे भी मुझे कुछ हुआ तो डर्टी हैरी को। अब आप मुझे ये बताएं, आप इसके बाद मैं ये समझता हूं इस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा कि एक सर्विंग आदमी है, रिटायर्ड नहीं है। बाजवा साहब तो चलो चले गए ना, हालांकि वो भी उनके आर्मी चीफ है, लेकिन एक सर्विंग आदमी के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है। किसी इदारे का यह फर्ज नहीं बनता कि इनसे पूछे कि हमें प्रूफ दें, और अगर उनके पास प्रूफ ठीक है तो उस डर्टी हैरी को रिमूव करें, अगर नहीं तो इमरान खान के ऊपर केस करें, इनको जेल में दें कि आप एक सर्विंग ऑफिसर who's committed for Pakistan and loyalty to Pakistan, and you are saying that he has attacked on you twice before and now he's planning to kill you again. और या फिर अगर वो इतना सारा कोई डिपार्टमेंट अगर ताकतवर है तो फिर बिलावल भुट्टो जाके वहां पे किस तरह बात कर सकते? नहीं कर सकते, किस तरह करें? और दूसरी एक बात ये है ना कि बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी को पता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर उसने बनना है, वो किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो डिक्टेशन लेकर गए, यहाँ से पूछ के डैडी मैं क्या क्या बातें करूँ, क्या बेटा तू जा घूम फिर आ, गोया बड़े अच्छी जगह घूम फिर आओ, जाके क्या फर्क पड़ता, वेकेशन वाज ड्यू। मैं तो कहता रहा उनको जाना नहीं चाहिए था। वो जयशंकर ने को किसी ने पूछा उनका दौरा कैसा, उसने कहा थैंक यू बट नो थैंक यू। उसने कहा वो आए एसईओ के लिए, वो कौन सा भारत के लिए गए, आए यहाँ पे, और यहाँ से वो 50 दफा कह के गए बिलावल भुट्टो साहब हम जस्ट गोइंग देयर फॉर एसईओ। एसईओ में सबसे बड़ी बात है आप क्या ले दे कह सकते हैं एसईओ को, ना कुछ देने की सलाहियत रखते हैं ना लेने की सलाहियत रखते, फिर जाने की क्या जरूरत है वहां? साथ इतने लोगों को जहाज पे उठा के ले गए आगे।
लेकिन कौन पूछे? हमारे दूसरा जो मुगल शहजादा है वो अंदर में बैठा है, वो जो अपने किंग चार्ल्स का फूफी का बच्चा है, जो वो 14 कंट्रीज हैं, 12 मुल्कों ने उनको लेटर लिखा है किंग चार्ल्स को, 12 मुल्कों ने। 3 उन्होंने उसमें से शर्तें लिखी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से जो लूट के ले गए चीजें वो वापस दो, हमें जो हमारे ऊपर जुल्म करते रहे उसके पैसे दो, और ये 3 शर्तें उन्होंने लिख के भेजा उसको। और ना तीसरा उन्होंने क्या हमें कलोनियलाइज करने के लिए माफी मांगो। ऋषि सोनक से अगले दिन क्वेश्चन किया गया ये कि आप हमसे माफी मांगे बरतानिया। सिर्फ इस वक्त दुनिया में 12 मुल्क रह चुके हैं, जो वो भी कॉलोनीज नहीं है, सिस्टम उनका अपना है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ब्लीज और जमैका आप उनको छोड़ने लगे हैं, बिल्कुल बात आप सामने आ चुकी। जमैकन भी छोड़ रहे हैं उनको, ब्लीज भी छोड़ रहा है, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन किया गया लेकिन वो गोल कर गए। लेकिन ये उसके हालात हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज सरकारी खर्चे पे वहां बैठे 50 लोगों को साथ लेके, लेकिन कोई पूछने वाला हो तो तब रिश्तेदार, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा मैं तो अब कंट्री कहते हुए भी शर्म आती है पाकिस्तान को कि ये कंट्री कौन सा है? कंट्री होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिनके कुछ जमीर हो लोगों के, जिनका कोई पूछने वाला हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कोई रेट ऑफ लॉ हो, कोई बाउंड्रीज हो वहां पे, उनकी सॉवरेंटी हो। ये सारे फंडामेंटल्स ऑफ कंट्री एज अ नेशन। लेकिन ये कि अफसोस के साथ अब तो मेरा मकसद है कि अब आप जिस तरह मुझे पहले इतराज था कि चाइना आता था, चाइना ने किया, बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें आपने हर शहर में खोली थी, हर शहर के अंदर आपने चाइनीज जबान के स्कूल भी खोल लिए थे, और आपने 2500 3000 लड़कियां भी भेज दी थी चाइनीज के आगे। तो मेरे ख्याल में वो दौर दोबारा आएगा, अब फिर नए सिरे से आपको उन्होंने कुछ थोड़ा सा दिखाया कि $58 मिलियन की हम ट्रेन बनाते हैं, अब देखें आप उनसे कितना अरसा खेलते हैं उन चीजों के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में यू नीड somebody regardless who, somebody to make tough decisions, rough decisions and tough decisions. Otherwise इस वक्त आप वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में जो नेगेटिवली गोइंग टू द डिस्ट्रक्शन, मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। मैं आज अगले दिन बाद उसमें सोच रहा था कि पाकिस्तान एज ए बहसीत इस्लाम, आज आप वहीं खड़े, बहसीत मुसलमान सबसे बड़ा लॉस हमारा 1400 सेंचुरी में 1450s के आसपास, आई बिलीव इट वाज 1458, जब जर्मनी के अंदर प्रेस इजाद हुई थी। सबसे पहले जो टर्किश थे उन्होंने कहा था ये फितना है। 300 साल गैप दिया था इन्होंने, प्रेस को कहते थे ये फितना है, उसके खिलाफ नेगेटिव किया जाता था। आज मैं देख रहा हूं अगर एक वाहिद मुल्क ऐसा है जिसके वजीर आजम को कहा जाता है कि तुम मैं तलाक लो, तलाक लेके दूसरे औरत से शादी करो तो तुम वजीर आजम बनो। 1458 से फिर आज बताएं आप कहां खड़े हैं कि एक औरत कहे कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूं, वो क्या ठीक है? देखिए क्या फर्क। वाहिद मुल्क है, मैं समझता हूं वाहिद मुल्क है जहां आज भी पीरो मुर्शद लड़के दे रहे हैं, जहां आज भी डंडों के साथ कैंसर का इलाज हो रहा है, जहां आज भी पीर मुर्शद फूंके मार के लोगों को कैंसर का इलाज करते हैं। वाहिद मुल्क ऑन द प्लैनेट, द ओनली कंट्री, एंड दैट कंट्री इज माय मदरलैंड, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मादरे। वाहिद मुल्क एक ऐसा जहां पे सियासतदान मुर्शद कहलाना शौक से पसंद फरमाते हैं, जहां हमारी अगली यूथ आके जमानत पार्क के अंदर गेटों को चूमती, कहते मुर्शद के गेट को चूमने आए हैं, जहां वहां लड़कियां बाहर खड़े हो कहती है जिंदा पीर है, मन्नो सलवा उतर रहा है यहां। ये वाहिद मुल्क जिनके आबाओ अजदाद मुसलमान जो टर्किश थे, उन्होंने 1500 सेंचुरी में प्रेस को डिनाई किया था, लाउड स्पीकर पर फतवे दिए थे। मुगल गए थे तो कहा था अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, काफिरों की जबान है। तो देखिए आज कोई इंग्लिश चैनल नहीं उस मुल्क, कोई इंग्लिश चैनल, और जो बाहर से इंग्लिश पढ़ के जाते हैं वो भी दे आर बिहेविंग लाइक डमीज। बल्कि मैंने आपको कहा था, मैंने बड़ा सीरियसली सोच रहा हूं कि मैं लेटर लिखूं हार्वर्ड को, ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, और उन लोगों की मिसालें दूं, डिग्री याफ्ता है तुम्हारे, जो मनी लॉन्ड्रर हैं, मनी लॉन्ड्रर जिन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, उनको लिस्टें दूं और उनसे मिन्नत करूंगा खुदारा इनको डिग्री देने से पहले इनसे कोई हलफनामा ले लिया करो कि तुम डिग्री तो लेके जा रहे हो, अपने मुल्क को लूटना नहीं, तुम्हें बेहयाई नहीं करनी, अपनी मां के कपड़े नहीं फाड़ने, तुम्हें लिखवा लिया करो इनसे। क्योंकि देखें आज अजय बंगा ने हल्फ लिया है, अजय बंगा बना आज, जो बाइडेन ने आज ट्वीट किया है उसको, उसकी पिक्चर अपने साथ,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आया और आज वो वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। और हमारे देखें आप, हमारे देखें इस वक्त 5,000 जितना आपका लूटने वाला इस वक्त पाकिस्तान में, एटलीस्ट उसमें से 3,000 इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिंसटन, यहां से पढ़ गए, यू पेन। देखें तजाद देखें, तजाद देखें। चलो क्या हो सकता है चीज। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, ये तजाद है। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि हम जो है वो इस तजाद के सामने हैं। बिलावल तो कहते हैं कि मैंने इंडिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। कई लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बिलावल ने पाकिस्तान का तो मुकदमा लड़ा, लेकिन साथ में अपनी वजारत उज़्मा का मुकदमा भी जो है वो लड़ा। पीस पार्टी की प्रमोट करते रहे, उसकी मार्केटिंग करते रहे कि वी आर ओपन माइंडेड, वी आर सेकुलर, वी आर, उन्होंने कहा कि मैं आई वाज लिसनिंग, हर चीज पीस पार्टी को अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। और वो एक मैं मजे की चीज, मजे आपने ये बात की तो मुझे याद आ गया, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहे किसी जगह पर भी जाके। या तो फिर उनको बता दिया गया कि दिस इज नॉट योर डोमेन, दिस इज यू नो सैर शैर करो, फिरो ठरो, लेकिन यू हैव नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी। या तो उन्हें पता है कि फॉरेन पॉलिसी का साथ रिलेशनशिप भी कोई नहीं। डॉक्टर साहब, उनको सवाल किया गया, उन्होंने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे ये कहते हैं ये बच्चा है। तो जिस दिन मैंने फैसला किया कि मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना है, मैंने इमरान खान को ऑफिस से निकाल दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, एक बच्चा जो है वो ऑफिस से निकाल सकता है वजीर आजम पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल नहीं, वो खैर इस पे तो पूरी किताब एक लिखी जा सकती है जरदारी साहब की सियासत पे। ज्यादातर ब्लेम जरदारी साहब के, इनके जो डैडी हैं वो ज्यादातर पैसों की बोरियों के साथ वो सियासत करते हैं। जिस तरह के वो पाकिस्तान में कहते हैं कि एवरीथिंग इज फॉर सेल, वो बाय कर लेते हैं, जो अच्छा प्राइस दे लेता है वो कर लेते हैं। कभी बलूचिस्तान की असम्बली पूरी खरीद लेते हैं, कभी यहाँ लाहौर आके बैठ जाते हैं, तो बोरियां पैसों की लेके आ जाते हैं तो कर लेते हैं। उसमें कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है कि वो मेरा मकसद है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, ये तो दिस इज हाउ हिज फादर हैज बीन फेमस फॉर। लेकिन तार साहब ये भी बात तो है ना कि जब से पीपल्स पार्टी आई है, जरदारी साहब आए हैं, पीपल्स पार्टी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई है। हाँ, ये कभी एक जमात हुआ करती थी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं इमरान खान के खिलाफ। ये भी तो एक डायकोटमी है इनकी सियासत। नहीं देखिए, अगर इस वक्त लिखा जा चुका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या बिलावल भुट्टो इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। आज डिस्क्वालीफाई होते हैं आपके शहबाज शरीफ साहब, ही इज द नेक्स्ट, ही विल बी द नेक्स्ट। अगर बंदयाल साहब अगले हफ्ते हो सकता है गुस्सा कर जाए, अपने मदर इन लॉ की बात मान गए अगले हफ्ते, तो हो सकता है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रेशर तो है उनके ऊपर, घर से भी है, बाहर से भी बहुत प्रेशर। सैटरडे दिन वाले दिन दुआएं भी बहुत होनी उनके लिए मस्जिदों में। क्या पता कि मंडे ट्यूसडे वाले दिन बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्या पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जिस तरह आपने कहा कि जो कॉल लीक्स हो रही हैं कि जुडिशरी जो है वो किस तरह अपनी रिश्तेदारों की बातें सुनते हैं, और पाकिस्तान का भी ये अजीब ही निज़ाम है कि वज़ीर आज़म जब उसको फारिग किया जाता है तो जो जजेस हैं उनकी फैमिलीज़ बैठी होती हैं और वो तालियां मारते हैं बैठे बैठे कि देखो वज़ीर आज़म जो है वो हमारे अब्बू ने फारिग कर दिया। तो ये समझ नहीं आती कि क्या मुस्तकबिल है हमारा। इसी का मजाक इंडिया में भी उड़ाया जाता है, दुनिया में उड़ाया जाता है कि ये देखें ये क्या मुल्क है, इसकी लीडरशिप जो है इसको जब मर्जी फारिग कर दिया जाता है। और वो एक बात तो है ही है कि आज तक कभी किसी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में टर्म कंप्लीट नहीं की। ये भी हमारी बदकिस्मती है इसी वजह से। बल्कि मैं तो देख रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म तो भागे भागे वो गए हैं, कोरोनेशन पे गए हैं और ताजपोशी पे गए हैं। इंडिया ने अपना वाइस प्रेसिडेंट भेजा तार साहब, उन्होंने परवाह ही नहीं की। ये भी तो एक है ना कि वो समझते हैं ठीक है, हम किंग को क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, सदर पाकिस्तान, सदर जो होता है वो उसके पास कोई पावर नहीं होती। उन्होंने सदर भी नहीं भेजा, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भेज दिया है। तो देखिए उन्होंने किस तरह बरतानिया को ट्रीट किया है। पर सानू में पता है कि साडा भाईजान उत्थे वड्डे रहिंदे नेशनैलिटी में लड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी है वो। देखिए शहबाज शरीफ साहब के तो सारा कुछ वही है लंदन में, उनका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो वो सिर्फ चंद दिनों के लिए हुकूमत करने आए हैं, वो पैसे पूहे सज्जे कब्बे, तो मेरा मुंह यहाँ पे उनका क्या है।
उनका तो सारा कुछ लंदन में, बच्चे भी वहां, दोते पोते भी सारे वहां। पाकिस्तान हमें सारे लीडर आपके, आपका कैपिटल लंदन है, आपका कैपिटल इस्लामाबाद थोड़ी। इस्लामाबाद तो आते हैं टेम्परेरी तौर पर, कुछ दिनों के लिए आते हैं वेकेशन पे। यू आर बीइंग उनका ऑपरेटेड, यू आर बीइंग। इसाक डार साहब जो है लंदन से सीधा आए, फाइनेंस मिनिस्टर बने, और उनके बेटे भी डायरेक्ट आए और वजीर आजम हाउस में फूलों से इस्तकबाल किया गया, और उनके ऊपर इतने केस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, इतने साल भागे रहे। चीमा साहब, मैंने आपको कहा कि वाहिद मुल्क है जहां पे एक खातून जो है वो एक अपने शोहर से तलाक लेकर, दो तो पोतों वाली, वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को कन्विंस कर लेती है कि तुम मुझसे निकाह करोगे, वजीर आजम बन जाओगे, हो जाता है। और एक वाहिद मुल्क है जहां पे एक लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल केसेस में वांटेड हैं, वो जहाज उतरते हैं, अदालतें उनका, जज उनका इंतजार कर रहे होते हैं, वो एयरपोर्ट से उतर के सीधे अदालत में जाते हैं और उनको क्लीन चिट दे के कहते हैं जी नहीं जी तुम हाजी साहब वो है जाओ। ये दो चीजें मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देखी, दो चीजें सिर्फ पाकिस्तान, कि एक औरत ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को ये बावर करा देती है कि मैं तलाक ले रही हूं, तुम मुझसे निकाह करोगे, यू विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। वाहिद मुल्क मेरी नजर, मैंने नहीं देखा कोई आज तक। ये मैं स्टोरी मैंने नहीं देखी, और हिस्टोरियन लिखेंगे, ये हिस्टोरियन लिखेंगे एक खातून ने किस खूबसूरती के साथ सारा कुछ किया, ये लिखेंगे आने वाले दिनों देखें। देखते हैं तार साहब क्या हालात बनते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है भारत का, वो इंडिया समझ रहा है कि हमारी कामयाबी है कि हमने उनको जो है वो आईना दिखा दिया। बिलावल साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो वहाँ पे भारत के मुंह पे बात करके आया हूँ, और भारत में उनके घर में जाके ये बात करके आया हूँ। लेकिन नुकसान तो अमन का ही हुआ है, अमन को और टाइम नहीं, लगेगा। बल्कि एक और उसमें चीज़ सा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, मुझसे पूछा जाए कि मैंने जिस तरह आपको क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पाकिस्तान की जरूरत है या भारत की जरूरत है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बेस्ट, अपॉर्चुनिटी बेस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये एक अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो गई है, और उसकी बदकिस्मती ये है कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, वरना शायद अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है अगर इलेक्शन की ना आते। और इंडिया में भी इलेक्शन है अगले साल, तो बस इसी ने अपॉर्चुनिटी हम खत्म कर दी। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया।